आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लाइफ पॉलिसी के बारे में। लाइफ पॉलिसी यानी कि जीवन बीमा पॉलिसी। साझेदारी फर्म में जो साझेदार होते हैं उन साझेदारों के जीवन पर पॉलिसी ली जाती है। ऐसी जो पॉलिसी होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। इसमें सभी साझेदारों का एक साथ बीमा करवा करके एक ही पॉलिसी ले ली जाती है जिसका प्रीमियम एक साथ चुकाया जाता है। दूसरी होती है सेपरेट लाइफ पॉलिसी, पृथक जीवन बीमा पॉलिसी। इसमें फर्म में जितने भी साझेदार होते हैं उनकी प्रत्येक की अलग अलग पॉलिसी ली जाती है, इसलिए उनका प्रीमियम भी पृथक से निर्धारित किया जाता है। हम लेते हैं आज इसकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में जिसमें सभी साझेदारों के जीवन पर एक ही पॉलिसी ली जाती है, और अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करने पर पॉलिसी में उसका जितना हिस्सा होता है वो निर्धारित किया जाता है। लेकिन समस्या ये आती है कि बीमा कंपनी से राशि कितनी प्राप्त होगी, क्योंकि बीमा कंपनी से पॉलिसी का पैसा तभी पूरा होता है या पॉलिसी का पूरा पैसा तभी बीमा कंपनी से मिलता है जब या तो साझेदार की या जिसका बीमा कराया गया है बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या उसकी अवधि है वो पूरी हो जाए। अगर अवधि भी पूरी नहीं हुई है और साझेदार भी जीवित है तो बीमा कंपनी से पॉलिसी का पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसी दशा में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कितनी राशि का भुगतान किया जाए, तो इसके लिए क्या है, उस दिन जिस दिन साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उस दिन पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात की जाती है। सरेंडर वैल्यू यानी कि समर्पण मूल्य, यानी कि अवकाश ग्रहण करने के दिन पॉलिसी का मूल्य कितना है, ये क्या है बीमा कंपनी से मालूम किया जाता है। यानी कि अगर उस दिन पॉलिसी को बंद करना चाहे तो बीमा कंपनी से कितनी राशि प्राप्त हो सकती है, उसको हम सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य कहते हैं। तो इसलिए अवकाश ग्रहण करने के दिन पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात की जाती है, और सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके फिर उसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का शेयर ज्ञात करके या उसका हिस्सा ज्ञात करके उसके खाते को हम क्रेडिट कर देते हैं और शेष बचे साझेदारों के खातों को हम डेबिट कर देते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा है कि सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके पूरी राशि को ही साझेदार बांट लेते हैं। जब पूरी राशि को ही साझेदार राशि को बांट लेते हैं तो फर्म की पुस्तकों में पॉलिसी के नाम से खाता खुल जाता है, और पॉलिसी के नाम से जब खाता खुल जाता है तो या तो इस खाते को क्लोज किया जाता है यानी कि बंद किया जाता है, और बंद अगर नहीं किया जाता है तो इसको बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखाया जाता है। अच्छा, ये जो पॉलिसी जो ली जाती है इसका प्रीमियम चुकाया जाता है। ये जो प्रीमियम चुकाया जाता है इसमें भी दो परिस्थितियां होती है कि या तो इसको क्या है, जो प्रीमियम चुकाया जाता है इसको व्यापारिक खर्चा माना जाता है, व्यापारिक व्यय माना जाता है, या फिर इसको पूंजीगत खर्चा माना जाता है। अगर चुकाए गए प्रीमियम को व्यापारिक खर्चा माना जाता है, व्यापारिक व्यय माना जाता है, तो अवकाश ग्रहण करने के दिन पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके उस सरेंडर वैल्यू की राशि को सभी साझेदार बांट लेते हैं, और सभी साझेदार जब इस पॉलिसी की राशि को बांट लेते हैं तो हम इसकी एंट्री है वो क्या करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ईआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। उस दिन अवकाश ग्रहण करने के दिन पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके इस पॉलिसी की राशि को सभी साझेदार बांट लेते हैं। कब? पहली परिस्थिति, यदि चुकाए गए प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है तो उस दिन सरेंडर वैल्यू की राशि ज्ञात करके उस पॉलिसी की राशि को सरेंडर वैल्यू की राशि को सभी साझेदार बांट लेंगे। किस अनुपात में? अपने पुराने अनुपात में, जो भी साझेदारों का अनुपात है। ठीक है। और इस राशि को बांटने के बाद में यदि साझेदार उस को फर्म की पुस्तकों में दिखाना चाहते हैं तो बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखा देंगे, और बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में नहीं दिखाना चाहते हैं तो जितनी राशि बांटी गई थी उतनी राशि से जो खाता खुल गया है इस राशि को शेष बचे साझेदार बंद करेंगे, और शेष बचे साझेदार यदि बंद करते हैं तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, जब
पॉलिसी की राशि को साझेदार बांट लेते हैं और इस खाते को यदि साझेदार बंद करना चाहते हैं तो बंद कौन करेंगे? शेष बचे साझेदार। शेष बचे साझेदार रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और ये किस अनुपात में करेंगे? नए अनुपात में। अगर प्रश्न में सूचना दे रखी है कि पॉलिसी खाते को बंद करना है तो हम ये एंट्री करेंगे, अन्यथा केवल एक ही बांटने की एंट्री करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री उस परिस्थिति में करते हैं जब चुकाए गए प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है। तो सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके, क्योंकि पॉलिसी का पैसा बीमा कंपनी को नहीं मिला है तो सरेंडर वैल्यू ही ज्ञात की जाती है और सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके फिर इस राशि को बांट लिया जाता है। और बांटने के बाद में यदि बंद करने की सूचना दी हुई है तो इस खाते को बंद किया जाता है। बंद करेंगे शेष बचे साझेदार, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का उसमें हिस्सा नहीं होगा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी बंद करेंगे इसको नए अनुपात में। ठीक है, ये तो हो गया कि सरेंडर वैल्यू ज्ञात। कई बार ऐसे भी होता है कि जिस दिन साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उस दिन हम एक्चुअल में वास्तव में पॉलिसी को बंद कर देते हैं और बीमा कंपनी को कह देते हैं कि हमारी पॉलिसी बंद कर दो, यानी कि पॉलिसी हम बीमा कंपनी को हम सरेंडर कर देते हैं और सरेंडर करके बीमा कंपनी से पॉलिसी का पैसा प्राप्त कर लेते हैं। अगर वास्तव में बीमा कंपनी से पॉलिसी का पैसा प्राप्त कर लिया है तो हम एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले तो बीमा कंपनी से पैसा कितना प्राप्त हुआ तो उसकी हम एंट्री है वो कर देंगे, उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर बीमा कंपनी से वास्तव में एक्चुअल में कैश में पैसा प्राप्त हो गया है तो हम ये एंट्री करेंगे कैश अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये तो तब करते हैं जब सरेंडर वैल्यू के मूल्यांकन ही किया जाता है, पैसा नहीं मिला बीमा कंपनी से, केवल मालूम किया है कि अगर हम पॉलिसी को बंद करना चाहे तो कितना पैसा मिल सकता है, उस राशि को मालूम करके बांट लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या बीमा कंपनी से वास्तव में पॉलिसी बंद कर दी जाती है, सरेंडर कर दी जाती है और पॉलिसी का पैसा प्राप्त कर लिया जाता है। पॉलिसी का पैसा प्राप्त करने पर सबसे पहले तो ये एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फिर इसके बाद में इस पॉलिसी की राशि को बांटेंगे, बांटने की यही एंट्री होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर बीमा कंपनी से एक्चुअल में वास्तव में कैश में पैसा प्राप्त कर लिया है तो दो एंट्री करेंगे, एक तो पैसा प्राप्त होने की एंट्री कैश अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी और फिर उस पैसे को बांटने की एंट्री। बांटने की एंट्री यही होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और पैसा नकद में प्राप्त नहीं किया है तो बांटने की एंट्री तो यही होगी, पहले उस दिन सरेंडर वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे और सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके इस पॉलिसी की राशि को बांट लेंगे। और बांटने के बाद में यदि प्रश्न में सूचना दी हुई है कि पॉलिसी खाता बंद करना है तो फिर पॉलिसी खाता बंद किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये तो मैंने बताया कि अगर चुकाए गए प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है। अब है इसी में दूसरी परिस्थिति, यदि चुकाए गए प्रीमियम को पूंजीगत खर्चा माना जाता है, पूंजीगत व्यय माना जाता है, तो पूंजीगत खर्चा माना जाता है तो ऐसी दशा में सरेंडर वैल्यू तो उसमें भी ज्ञात की जाती है। सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके उसको बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखा दिया जाता है और बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखा दिया जाता है तो उस दिन क्या है, जिस दिन साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उस दिन फिर उसका मूल्यांकन करके देखा जाता है, कंपैरिजन किया जाता है कि पहले से बैलेंस शीट में उसकी सरेंडर वैल्यू है कितनी दी हुई है और अब पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है कितनी है, और अंतर की जो राशि आएगी उस अंतर की राशि को बांट लिया जाता है। जैसे मान लो कि पुरानी बैलेंस शीट है, उसके एसेट्स पक्ष में आपके पॉलिसी है, जेएलपी की राशि है वो दे रखी है मान लो 50,000, इसका मतलब पहले से पॉलिसी खाता 50,000 से खुला हुआ है। अब मान लो बाद में साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया, उस दिन हमने सरेंडर वैल्यू ज्ञात की, उस दिन सरेंडर वैल्यू ज्ञात की तो उस दिन सरेंडर वैल्यू का जो मूल्य है वो था 70,000। तो अब अंतर की राशि है वो कितनी, 20,000 की वृद्धि हुई, क्योंकि जो बैलेंस शीट में जो मूल्य दिया हुआ है उस राशि को नहीं बांटेंगे क्योंकि उतनी राशि साझेदार पहले ही बांट चुके हैं। तो अब मूल्य 70,000 है तो यानी कि 20,000 की वृद्धि होगी तो 20,000 की वृद्धि की राशि को ही बांटेंगे, 70,000 को नहीं बांटेंगे। ठीक है, तो 20,000 की राशि को बांट लेंगे। और बीमा कंपनी से अगर हमने पॉलिसी का पैसा प्राप्त कर लिया है तो प्राप्त करने की एंट्री तो 70,000 से करेंगे क्योंकि बीमा कंपनी से हमारे को कितना पैसा मिल रहा है, 70,000। प्राप्त करने की एंट्री यही होगी, चाहे पूंजीगत खर्चा माना जाए चाहे व्यापारिक व्यय माना जाए, कैश अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो 70,000 पे प्राप्त हो गए। अब उसके बाद में देखा जाएगा कि पहले बैलेंस शीट में उसकी सरेंडर वैल्यू है क्या।
अगर पहले से सरेंडर वैल्यू है तो देखो इसमें वृद्धि हुई है तो वृद्धि की राशि को बांटेंगे। लेकिन अगर सरेंडर वैल्यू 50,000 है और अब भी उसका मूल्य 50,000 ही है तो फिर कुछ भी इसमें राशि बांटने की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि 50,000 की राशि साझेदार पहले बांट चुके और अब भी उसका मूल्य 50,000 ही है तो बांटने की कोई एंट्री नहीं होगी। केवल बीमा कंपनी से जो पैसा प्राप्त हुआ है केवल उसी की एंट्री होगी। तो अब देखो इसके लिए हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, वो देखिए। देखो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो मैंने बताया कि सरेंडर वैल्यू ज्ञात की जाती है और सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके उस पॉलिसी की राशि को सभी साझेदार बांट लेते हैं अपने लाभ हानि के अनुपात में। और अगर प्रश्न में सूचना दे रखी है कि पॉलिसी खाता बंद करना है तो उस पॉलिसी खाते को बंद करेंगे शेष बचे साझेदार अपने नए अनुपात। ठीक है, तो इसके लिए आपके इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 125 पर 21वां इलस्ट्रेशन। 21वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें 3 पार्टनर है ए, बी और सी और इनका अनुपात दे रखा है 4:3:2। इसमें दे रखा है कि सी के निवृत्त होने पर, देखो इसमें सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया है और उस दिन पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है वो दे रखी है 90,000। सरेंडर वैल्यू तब याद की जाती है जब पॉलिसी का पैसा वास्तव में बीमा कंपनी से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो उस दिन 90,000 रुपये आका गया और इसमें देखा है कि पॉलिसी खाता भविष्य में पुस्तकों में नहीं दिखाना है और भविष्य में शेष बचे साझेदार लाभों को बराबर बांट दें। नया अनुपात क्या है? बराबर। अब इसमें दे रखा है 2 परिस्थितियां है कि यदि प्रीमियम को व्यापारिक खर्चा माना जाता है तो सबसे पहले तो देखो इसमें अवकाश ग्रहण करने के दिन सी अवकाश ग्रहण कर रहा है, उस दिन पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी है? 90,000। तो इस दिन क्या करेंगे, इस 90,000 रुपए की राशि को सभी साझेदार बांट लेंगे एबीसी किस अनुपात में? 4:3:2 के अनुपात में। और बांटने की एंट्री है क्या होगी, ये मैंने पहले बता दी थी। इसकी एंट्री करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर। तो इसमें और पार्टनर सभी साझेदारों में 3 है एबीसी, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। ठीक है, तो 90,000 रुपए की जो राशि थी ये 90,000 रुपए की राशि को बांटेंगे। अनुपात 4:3:2 है तो 90,000 को 4:3:2 के अनुपात में डिवाइड कर दो, ये आपके 40,000 ए का और बी का हो जाएगा आपके 30,000 और सी का हो जाएगा 20,000। ठीक है, ये पॉलिसी की राशि को बांट दी। अच्छा, प्रश्न में सूचना क्या दे रखी है कि पॉलिसी खाता भविष्य में पुस्तकों में नहीं दिखाना है। नहीं दिखाना है यानी कि बंद करना है, और बंद कौन करेंगे? शेष बचे साझेदार। सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया तो शेष बचे साझेदार कौन है? ए और बी। ए और बी बंद करेंगे और बंद करने की मैंने एंट्री बताई थी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अच्छा, रिमेनिंग पार्टनर है वो कौन है? ए और बी, क्योंकि सी चला गया है तो ए और बी के खाते को हम डेबिट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो हमने 90,000 रुपए को बांटा था तो बंद भी कितने को करेंगे? 90,000 को ही करेंगे। ये 90,000 रुपए से जॉइंट लाइफ पॉलिसी और इसको ए और बी बंद करेंगे और इनका नया अनुपात क्या है? बराबर। तो बराबर यानी कि 45,000 से ये बंद कर देंगे। पहले बांट लिया इन्होंने 90,000 को, बांटने के बाद में प्रश्न में देखा कि पॉलिसी खाता पुस्तकों में नहीं दिखाना इसलिए बंद कर दिया, और बंद करने की सूचना नहीं होती तो हम केवल एक ही एंट्री करते, बांटने की एंट्री। अच्छा, इसमें एक विकल्प भी है, एक दूसरी एंट्री भी हो सकती है जिसमें 2 एंट्री करने की जरूरत नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कौन है? सी। सी का हिस्सा ज्ञात करके उसके खाते को तो हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि सी अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है इसलिए वो अपना शेयर लेकर के जाएगा, इसलिए उसके खाते को तो हम क्रेडिट कर देंगे उसके हिस्से से, और शेष बचे साझेदारों को गेन रेशियो में कर देंगे डेबिट। शेष बचे साझेदार कौन है? ए और बी। एंट्री कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सी कैपिटल। अब सी का हिस्सा देखो, सी का हिस्सा है वो कितना है? 2/9 और
टोटल पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी है 90,000। 90,000 का 2/9 हिस्सा है वो कितना होता है 20,000। तो 20,000 से सी के खाते को तो हमने क्रेडिट कर दिया। सी का खाता क्रेडिट करने के बाद में अब इनका गेन रेशियो ज्ञात कर लेंगे। अब गेन रेशियो देखो, ए का जो पुराना है वो कितना था 4/9 और जो नया है वो कितना है 1/2। तो गेन रेशियो निकाल लेंगे। एक आ गया, ऐसे बी का निकालेंगे 1/2 माइनस 3/9। एक बटे 18 3/18। तो अनुपात है वो कितना आ गया 1 और 3। तो 20,000 को हम किस अनुपात में बांट लेंगे 1 और 3 के अनुपात में बांट लेंगे। तो 1/4 20,000 का कितना हो गया 5,000। तो एक का हिस्सा है वो तो कितना हो गया इसमें 5,000। तो दूसरे का वो कितना हो जाएगा 15,000। ये वैकल्पिक प्रविष्टि है, यानी कि या तो हम ये 2 एंट्री करेंगे या 2 एंट्री नहीं करेंगे तो उसकी जगह 1 एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में पॉलिसी खाता नहीं खुलता है। और जब पॉलिसी खाता नहीं खुलता है तो बंद करने की जरूरत भी नहीं है। और इसमें हमने पॉलिसी की पूरी राशि बांट ली है। जब पूरी राशि बांट दी है तो फर्म की पुस्तकों में पॉलिसी खाता खुल जाता है, इसलिए हम इसको बंद करेंगे इसमें शेष बचे साझेदार अपने नए अनुपात में। और इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, केवल सी के हिस्से से ही हमने पॉलिसी खाता खोला और फिर शेष बचे साझेदारों को गेन रेशियो में डेबिट कर दिया। तो इसलिए इसमें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो या तो या हम ये एक एंट्री कर सकते हैं या फिर ये दोनों एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपके 21वां जो इलस्ट्रेशन है, इसमें पहली परिस्थिति तो मैंने बता दी 2 तरीकों से कि यदि प्रीमियम को व्यापारिक खर्चा माना जाता है। दूसरा दे रखा है कि यदि इसमें संयुक्त बीमा पॉलिसी का खाता पुस्तकों में विद्यमान है। अगर पॉलिसी खाता पहले से पुस्तकों में विद्यमान है, यानी कि सी के अवकाश ग्रहण करने के दिन हमने मूल्यांकन है वो कितने पर किया था 90,000 रुपये पर, यानी कि अवकाश ग्रहण करने के दिन सरेंडर वैल्यू 90,000 और पहले से भी बैलेंस शीट में उसका मूल्य है वो कितना दे रखा है 90,000। पहले भी 90,000 था और अब भी उसका मूल्य 90,000 है। तो अब क्या करेंगे, बांटने की एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि पुस्तकों में जो 90,000 रुपये पहले की राशि दे रखी उस राशि को साझेदार पहले बांट चुके हैं। तो अब तो क्या करेंगे, उसको बंद करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, उस 90,000 को बंद करेंगे और बंद कौन करेंगे, शेष बचे साझेदार। शेष बचे साझेदार कौन है, ए और बी। और बंद करने की एंट्री यही होती है, एज कैपिटल अकाउंट ईआर, बीज कैपिटल अकाउंट ईआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो दूसरी परिस्थिति में अगर पॉलिसी खाता उतनी राशि से पहले से मौजूद है तो फिर हम पॉलिसी खाते को बंद करेंगे, बांटने की एंट्री नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया आपके 21वां इलस्ट्रेशन। अब एक 22वां इलस्ट्रेशन, 21वां इलस्ट्रेशन किया था, इसमें हमने केवल सरेंडर वैल्यू ज्ञात की थी और सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके पहले साझेदारों में बांट लिया और बांटने के बाद में उसको बंद कर दिया। और बंद अगर नहीं करना चाहते तो हम एक एंट्री वाला तरीका भी कर सकते हैं। लेकिन अब है दूसरी परिस्थिति जो 22वां इलस्ट्रेशन है, उसमें देखा है कि कई बार हम सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके बीमा कंपनी से वास्तव में ही पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं, यानी कि बीमा कंपनी से एक्चुअल में ही कैश में पैसा प्राप्त कर लेते हैं। अगर बीमा कंपनी से वास्तव में पैसा कैश में प्राप्त कर लेते हैं तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, सबसे पहले पैसा प्राप्त करने की एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो 22वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें 3 पार्टनर है ए, बी और सी। इसमें अनुपात दे रखा है 5, 3 और 2। 5, 3, 2 अनुपात दे रखा है। और इसमें देखा कि सी के निवृत्त होने पर, इसमें भी देखो सी ने अवकाश ग्रहण किया है और उसमें देखा है कि फर्म की पुस्तकों में पॉलिसी खाता चिट्ठे में 10,000 रुपये दिखाया हुआ है, यानी कि पहले से बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से राशि दे रखी है। कितनी दे रखी है 10,000। पहले से खाता खुला हुआ है। देखो पहले से बैलेंस शीट में खाता तभी खुला हुआ होता है जब साझेदारों ने बांट तो लिया था उसको, लेकिन उस खाते को बंद नहीं किया था, इसलिए 10,000 रुपये की राशि को साझेदार नहीं बांट सकते। अब देखा आगे कि इसी दिन पॉलिसी समर्पित करने का निश्चय करती है और बीमा कंपनी से 12,000 रुपये की राशि प्राप्त करती है।
इन्होंने क्या, सी ने अवकाश ग्रहण किया, उस दिन बीमा कंपनी से सरेंडर वैल्यू ज्ञात की और सरेंडर वैल्यू ज्ञात की 12,000 और बीमा कंपनी से 12,000 रुपए की राशि प्राप्त कर ली। तो 12,000 रुपए की राशि जब प्राप्त हो जाएगी तो ये हम एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एक्चुअल में पैसा प्राप्त हो जाता है तो पहले तो प्राप्त होने की एंट्री कर देंगे, 12,000 की प्राप्त करने की एंट्री कर दी। अब हम बांटने की एंट्री करेंगे, तो बांटने की एंट्री तो वही करेंगे, बांटने की एंट्री है वो हम क्या करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें पूरी राशि को नहीं बांटेंगे, क्योंकि 12,000 रुपए की जो राशि प्राप्त हुई है उसमें से 10,000 तो बैलेंस शीट में पहले से दे रखी है और जो बैलेंस शीट में राशि पहले से दे रखी है उतनी राशि साझेदार पहले बांट चुके हैं। इसका मतलब है इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए की राशि को ही बांटेंगे, पूरे 12,000 को नहीं बांटेंगे। तो 2,000 रुपए की राशि को बांटेंगे और 2,000 रुपए की राशि को किस अनुपात में बांटेंगे, 5-3-2 के अनुपात में। तो सबसे पहले ए का हिस्सा, ए का हिस्सा है वो कितना हो गया, 5/10। तो ए का हिस्सा है वो तो कितना हो गया, 1,000। ऐसे ही दूसरे का है वो हम ज्ञात कर लेंगे, 2,000 × 3/10, इसका कितना हो गया, 600 रुपये। और तीसरे का है वो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। यानी कि पूरे 12,000 को नहीं बांटेंगे। अगर बैलेंस शीट में राशि दी हुई है तो बैलेंस शीट में राशि 10,000 की थी, इसलिए 2,000 रुपए की राशि को ही बांटेंगे। अगर बैलेंस शीट में भी उसका मूल्य 12,000 ही होता तो फिर हम ये राशि जो प्राप्त की है 12,000 की, ये एंट्री तो करेंगे लेकिन बांटने की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी उसका मूल्य 12,000 था, अब भी उसका मूल्य 12,000 ही है। तो 12,000 की राशि को पहले बांट चुके हैं, इसलिए उसकी बांटने की एंट्री नहीं करेंगे। तो ये मैंने बताया आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी की कि यदि सरेंडर वैल्यू होती है, मूल्यांकन किया जाता है या बीमा कंपनी से एक्चुअल में पैसा प्राप्त कर लिया जाता है तो एंट्री क्या करेंगे। तो ये मैंने 21वां और 22वां जो इलस्ट्रेशन बताया था पेज नंबर 125 पर, इसको आप करके एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेना। कल मैं बताऊंगा आपको सेपरेट लाइफ पॉलिसी।